आप सबको नमस्कार। भारत के तीन बड़े खतरे हैं जिससे भारत के अंदर लोग चाहते हैं तबाही मच जाए। पहला खतरा होता है टेररिज्म का, दूसरा खतरा है कन्वर्जन का, डेमोग्राफी चेंज करने का, और तीसरा खतरा है जिसको सीआईए कहता है रेजीम चेंज, कि इतने अलग अलग प्रोटेस्ट कर दो अलग अलग मुद्दों के अंदर कि सरकार ही पलट दी जाए, डेमोक्रेटिकली नहीं, लोगों को उकसा के। अभी जो तीनों थ्रेट हैं इनके अंदर एक कॉमन लाइन है, वो कॉमन लाइन है फाइनेंस की, वो कॉमन लाइन है पैसे की। और ये पैसा जो अनरेगुलेटेड भारत के बाहर से भारत में आता है, और वो ले लेते हैं कौन? एनजीओ। वो एनजीओ जो दिखाते हैं हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कितनी, मैं अभी अमेरिका से होके आया हूं, सड़क पे वहां पे होमलेसनेस की प्रॉब्लम देखो, मेट्रो के अंदर आप ड्रग की प्रॉब्लम देखो कि शाम को चलने में आपको डर लग जाए, पर वहां पे पैसा नहीं लगाएंगे। या यूरोप के अंदर जाइए, यूरोप के अंदर प्रॉब्लम से पैसा नहीं लगाएंगे, पैसा भारत भेजेंगे। इतने दयालु क्यों हो गए हैं, इतने कृपालु क्यों हो गए हैं, ये समझने की जरूरत है। और इन तीनों थ्रेट्स, टेररिज्म, कन्वर्जन और रेजीम चेंज के पीछे के पैसे पे अमित शाह जी ने एक भारी रोक लगा दी है, एक भारी चेंज किया है। और जब से सत्ता में आए हैं रेगुलरली इसके ऊपर चेंज कर रहे हैं। पहले भी एफसीआरए में अमेंडमेंट्स आई थी, अब कुछ नई अमेंडमेंट्स आ रही है, और इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। और उसके सारे फाइनेंशियल इंपैक्ट्स डिस्कस करने के लिए, और किस तरह ये एक कमर तोड़ी जा रही है विदेशी पैसे की, मिडिल ईस्ट से यूएस, यूरोप, हर जगह के, वो समझाने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ गए हैं सुमित मेहता जी। थैंक यू जी फॉर ज्वाइनिंग एंड टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू इश्करण जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो, और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। अगर मैं इसी बात से शुरू करूं कि ये जो एफसीआरए पर अमित शाह जी की होम मिनिस्ट्री के साथ एक और मंत्रालय भी है, तो ये पूरा गेम क्या है, पूरा डेंजर क्या है, थ्रेट क्या है? और इसमें गुजरात इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुजरात में भी उन्होंने कोऑपरेटिव्स को समझा था, फाइनेंशियल फ्लो को समझा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या पूरा फाइनेंशियल फ्लो है, प्लीज बताइए। अच्छा, सबसे पहले आई विल गिव यू अ बैकग्राउंड के एफसीआरएसी, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के एक लीडिंग लॉयर है, तो आई डोंट नीड टू गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ एफसीआरए। लेकिन आपके दर्शकों के लिए एफसीआरए कानून जो है वो 2010 में लाया गया, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा था, जो दान का पैसा आ रहा था, उसको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ रही थी। इसके पहले ये पेरा के अंडर में गवर्न था, लेकिन फेमा आने के बाद उसके लिए रेगुलेशंस नहीं थे, तो ये लाया गया। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 2010 में जब सोनिया गांधी की सरकार थी, तब उसके अंदर कुछ क्लॉजेस डाले गए थे कि किस चीजों के लिए पैसा नहीं आ सकता। अब भारत एक डेवलपिंग नेशन है, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉवर्टी, यहाँ गरीबी है, यहाँ लोगों को जरूरत पड़ती है। प्लस अपना इतना बड़ा डायस्पोरा है, बीट मारवाड़ी, बीट गुजराती, बीट साउथ इंडियंस, सब लोग बाहर है, तो उनको भी मातृभूमि के लिए जो है तो पैसा आते रहता है। तो उसमें रेगुलेशन सोनिया गांधी के सरकार ने जो 2010 में क्या डाले थे, एक तो यू कैन नॉट ब्रिंग मनी फॉर पॉलिटिकल एक्टिविज्म, पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए आप पैसा नहीं ला सकते, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आप किसके लिए पैसा नहीं ला सकते, तो प्रोसिलिटिज्म के लिए पैसा नहीं ला सकते। ये दो मेजर था कि इसके लिए पैसे, आप स्कूल बनानी है, कॉलेज बनाने हैं, खाना खिलाना है, लंगर रखने हैं, उसके लिए आप पैसा ला सकते हो। लेकिन आप लंगर के साथ आप बोलोगे कि आपने धर्मांतरण करना है, तो उसके लिए अलाउड नहीं है। अगर आप बोलोगे कि आपको अगर एक थिंक टैंक है, आपको बाहर से पैसा आ रहा है फॉर डूइंग सम पॉलिसी रिसर्च, आई डोंट वांट टू नेम द एनजीओ, लेकिन आप जानते हैं, आपके जो इलीट दर्शक है वो भी जानते हैं मैं कौन से थिंक टैंक के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन उसके लिए इट इज ओके कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज के लिए थोड़ा डोनेशन आता है वहां, लेकिन आप वो पैसा यूज करके आप यहाँ धरना प्रदर्शन करें, जंतर मंतर पे धमाल करें, दैट इज नॉट अलाउड अंडर द एफसीआरए लॉ। अब इसमें लूपहोल आया है। सबसे पहले तो वीक मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स एंड वीक ओवरसाइट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आपके पास पैसा आ रहा है और आप धर्मांतरण के लिए यूज कर रहे हो, तो इट इज नॉट अलाउड। ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एफसीआरए डिवीजन इज अ सेपरेट डिवीजन। एफसीआरए डिवीजन में आज तक कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनका एक ही था, पैसा आ रहा है, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, हमने नोट कर लिया कि आपके पास जर्मनी से इतना पैसा आया, अमेरिका से इतना पैसा आया, बात खत्म हो गई। हमने हमारा एनुअल बुक में वो डाल दिया, डेटाबेस में डाल दिया, बात खत्म। वो पैसा कैसे यूज हो रहा है किसी को पता नहीं।
दूसरी चीज है, आप देखिए अरविंद केजरीवाल का पूरा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन फोर्ड फाउंडेशन फंडेड था, लेकिन वो कितने अच्छे से मास्क कर दिया कि इट वाज अ फॉरेन फंडेड एजिटेशन टू चेंज द डेमोक्रेटिक ओपिनियन एंड द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ओके, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तभी भी पहले 5 साल तक तो कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मोदी सरकार भी इसमें देवर लर्निंग थिंग्स। 2019 में जिस तरह से शिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, उसके बाद में शाहीन बाग में, उसके पहले शाहीन बाग, बाद में शिंगू और टिकरी बॉर्डर, जिस तरह से बाहर का पैसा आया, दैट शोड अमित शाह जी एंड होम मिनिस्ट्री के बाहर का पैसा कैसे डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, कलर रिवोल्यूशन लाने के लिए, जो कि आप जानते हैं, आपके सभी दर्शक जानते हैं कि पूरा वेस्ट एशिया में किस तरह से कलर रिवोल्यूशन लाए गए थे, किस तरह से यूक्रेन में भी एक जोकर को बिठा दिया गया था और मनी फ्लो आ रहा था। सो ये रोकना जरूरी था। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जी को एक पता चला कि पैसा डायरेक्टली बहुत जगह पे नहीं आ रहा है। देयर इज अ टर्म, यानी आप बॉम्बे में, दिल्ली में, आप सदर बाजार जाइए, आप दूसरी जगह जाइए, आपको टर्म मिलेगा पॉकेट फंडिंग। पॉकेट फंडिंग में क्या है, आप डायरेक्टली पैसा, मैं यहाँ एक एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए, रेजिम चेंज के लिए एनजीओ चला रहा हूं, मुझे डायरेक्टली पैसा तो आप दे नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? आप, यानी दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कोई भी बाहर से सीआईए हैज टू पे मी मनी, सीआईए विल गिव मनी, सीआईए किसी एक थर्ड पार्टी को इंडिया में पैसा दे देगा। और वो कैसे दिखाते हैं, उन लोग अकाउंटिंग करते हैं कि आपने एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया है जिसके लिए आपको फीस पे की जा रही है, और कुछ नहीं होगा, आप वो रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम पे अमेरिका घूम के आएंगे, ये सब करके आओगे, आपको $5 लाख का चेक मिल जाएगा, आप वो $5 लाख मेरे एनजीओ में ट्रांसफर करेंगे, देन इट बिकम्स डोमेस्टिक। ओके, और ये लूपहोल कहां है, तो सेक्शन 4 एफसीआरए एक्ट के थर्ड एक्सप्लेनेशन में ये लूपहोल क्रिएट हुआ है, और वो लूपहोल आज तक प्लग नहीं हुआ है कि ये सेक्शन 4 के थर्ड एक्सप्लेनेशन में ये लूपहोल जो है वो आज तक प्लग नहीं किया गया है। तो दिस इज फर्स्ट। तो इस तरह से पॉकेट फंडिंग, और मैं आपके दर्शकों को और आपको बताऊं कि ये पॉकेट फंडिंग वर्ड एक ही बार यूज हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलीज में, जब पीएफआई पे ईडी और एनआईए के रेड्स गिरे, उनके जो प्रेस रिलीज थे उसमें एक ही बार यूज हुआ है। दैट इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम पॉकेट फंडिंग वर्ड यूज हुआ है कि बाहर से इस तरह से कैसे कर रहे थे उन लोग, उनको मिडिल ईस्ट में पैसा मिल रहा था पीएफआई को, वो पैसा उन लोग वहां अपने लोकल लोगों को देते थे जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, उन लोग यहाँ अपने रिलेटिव्स को पैसा ट्रांसफर करते थे, वो नॉर्मल रेमिटेंस में निकल जाता था, किसी के नजर में नहीं आएगा। आज मेरे रिलेटिव ने मुझे दुबई से पैसा भेजा है और मैं जाके वो पैसा बाद में पीएफआई के ऑफिस में डोनेट कर दूंगा, तो इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टिंग कहीं भी, वो आरबीआई के स्कैनर में आएगा नहीं। आरबीआई के स्कैनर में आएगा तो क्या कि मेरे रिलेटिव ने मुझे दुबई से पैसे भेजे हैं मेरा घर खर्च संभालने के लिए, क्योंकि केरला का बहुत बड़ा इकोनॉमी है, रेमिटेंस इकोनॉमी, और वो पैसा मैंने यूज किया पीएफआई को देने के लिए, और पीएफआई ने उसके बेसिस पे क्या क्या काम किया है। एक तो टेररिज्म सपोर्ट किया, इतना बड़ा प्रोसिलिटिज्म नेटवर्क, रेडिकलाइजेशन नेटवर्क चालू किया, और सबसे बड़ी बात जो आपके सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश ने देखा है, हमारी सुप्रीम कोर्ट, आप तो वहां यू आर अ वेरी नोटेबल लॉयर ओवर देयर, कि हादिया लव जिहाद केस में कितने बड़े बड़े वकीलों को वहां डिफेंस के लिए देखा गया। एक ऑर्डिनरी हिंदू लड़की का कन्वर्जन हो रहा है बाय ऑर्डिनरी मुस्लिम गाय, उसके लिए पीएफआई और कितने बड़े लॉयर्स थे जो आपके साथ बार में है, वेरी नोटेबल नेम्स, उन लोग सब कैसे आ गए, कहां से फंडिंग आया उसके लिए। तो दिस इज वन केस ऑफ प्रोसिलिटिज्म जिसको आज तक इग्नोर किया गया था। दूसरी चीज है, आप देखिए, आई गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल, जो कुडानकुलम में हुआ था न्यूक्लियर रिएक्टर के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट, और ये तो सोनिया गांधी की सरकार में 2013, 11, 12, 13 में हुआ था। जब वहां एजिटेशन किसने किया, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि 3 चर्च रिलेटेड लिंक्ड कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को बाहर से चर्च का पैसा आया, और वो पैसा उन लोग ने यूज किया नॉट फॉर एनी रिलीजियस एक्टिविटीज बट फॉर पॉलिटिकल एक्टिविज्म। उसमें सोनिया गांधी की सरकार ने तब 2013 में 3 चर्च के एनजीओस का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया था। तो ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार ने किया, देयर वाज सम कम्युनल, ये तो पूरा सेक्युलर था। सो मनी इज कमिंग थ्रू दिस रूट। अब अमित शाह जी को जो यहाँ रहे हैं इतने टाइम तक, अब होम मिनिस्ट्री में उनको पता चल रहा है कि किस तरह से गड़बड़ी हो रही है। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, जो शिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे फार्मर प्रोटेस्ट के वक्त हुआ था।
उन लोग भी वही पीएफआई वाला मॉडल यूज कर रहे थे। वहां से पैसा आता था, लोकल जो कनाडा यूके में जो लोग खालिस्तानी है उनके पास पैसा आता था, उन लोग खुद के रिलेटिव्स को पास ऑन करते थे। इसमें भी आप तो जानते ही है कि एफसीआरए में 50,000 के ऊपर का अगर रेमिटेंस आता है, okay, from a relative to the from the foreign relative to the domestic relative, and if it has to be used for political purpose, तो उसका even एक individual ने भी उसका he has to notify the home ministry FCRA department के this is why the money is coming, लेकिन वो disclosure नहीं हुआ था और वो पैसा आया, उससे पूरा शिंगू टिकरी बॉर्डर का रफली 1.5-2 साल तक पूरा प्रोटेस्ट चलता रहा, इतना बाहर से पैसा आया है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग, मनी फ्लो हो रहा है टू एक्टिवेट political dissent in the country and do regime change। हमने यहाँ बॉम्बे में भी देखा, आप जानते सेव आ रहे, बाहर से पैसा आ रहा था, क्यों? क्योंकि जापानीज फंडेड प्रोजेक्ट्स को आप अटकाओ जिससे कि देश का रेपुटेशन खराब हो, और जब मोदी जी भारत के बाहर जाए और बोले कि हमें डेवलपमेंट करना है तो लोग पैसा नहीं देंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। तो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही थी ईशान जी, निष्करण जी। सुमित जी यही बात बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मैं आंकड़ा लोगों को देना भी चाहता हूँ नंबर्स को लेके। वो ये है कि 3 साल की स्टेटमेंट ही आई थी मेरे ख्याल से 18 से 21 के बीच में 55,000 करोड़ आया है। अब ये सारा गलत नहीं है, कई सही चीजों पे भी आया है। कई इंडियंस बाहर हैं, वो अपने गांव में स्कूल बनाना चाहते हैं प्रॉस्परस होने के बाद, या अपने गांव के अंदर वो कुछ लोगों के लिए फैसिलिटीज देना चाहते हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। बट इसकी आड़ में वो जो पैसा आ जाता है, आपने एग्जाम्पल दिया किस तरह कन्वर्जन के लिए या रेजीम चेंज के लिए और टेरर के लिए भी आता है। बहुत लोग टेरर के लिए, आपको वेपनरी खरीदनी होती है, आपको टेरर के लिए लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, वो सब पैसा भी आ रहा है। तो ये सेपरेट करने के लिए बहुत जरूरी था। और एक पिछली अमेंडमेंट पे जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था और उस पर जजमेंट आई थी, तो उसके अंदर बहुत साफ कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है कि बाहर से उसको पैसा आए। सरकार के हाथ में रिजीम है, वो क्या रिजीम बनाती है कि बाहर से पैसा कैसे आएगा, क्योंकि हमारे देश में हर चीज को हम फंडामेंटल राइट मान लेते हैं। भैया बाहर से पैसा आना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक प्रोसेस है, सरकार अलाउ करेगी स्टैट्यूट के अंदर, तो आप ले लेंगे, नहीं ले पाएंगे। पर ये थ्रेड बहुत वाइड स्प्रेड हो चुका है और आपने बहुत अच्छी वे में समझाया किस तरह ये बढ़ता जा रहा है। तो अभी जो भी ये नया करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या सैलिएंट चीजें हो रही हैं, क्या इसके अंदर चेंजेस हो रही हैं, किस तरह रोकेंगे और किस तरह स्क्रूटिनी करेंगे, थोड़ा उसका बताइए। क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं मुझे लगता है पूरा एक इकोसिस्टम की कमर तोड़ने वाले हैं और इसमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने वाले हैं। आपने जो वर्ड यूज किया ईश्वरन जी के पूरा इकोसिस्टम का कमर तोड़ने वाला है, दैट इज द राइट थिंग, एग्जैक्टली व्हाट अमित शाह इज डूइंग, यू आइडेंटिफाइड दैट इन द राइट वर्ड्स। सबसे पहले क्या किया अमित शाह जी ने कि पैसा जो आ रहा है रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, प्रोसिलिटिज्म, अब क्लियरली रिटर्न्स में कहा गया कि यू कांट कन्वर्ट पीपल। आज तक जो पैसा आ रहा था वो कन्वर्जन के लिए आ रहा था, लेकिन इट वॉज नॉट शोन ओवर देयर। तो अब आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, पॉइंट नंबर 1। और रिटर्न्स में आपको दिखाना पड़ेगा। अब डिस्टिंक्ट डिस्क्लोजर आ रहा है। डिस्टिंक्ट डिस्क्लोजर में अगर आपने गलत बोला हो तो योर लाइसेंस कैन गेट कैंसल्ड, तो एंड यू नो व्हाट आर द पेनल्टीज एंड एवरीथिंग, इंक्लूडिंग कैंसलेशन ऑफ द लाइसेंस एंड मेनी मोर थिंग्स। दूसरी चीज है कि ये हो रहा है कि नहीं, अमित शाह जी ने बहुत अच्छा काम किया, ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन। आपके रिटर्न से कोई वैल्यू नहीं है, ग्राउंड पे हम देखेंगे कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके अंदर कन्वर्जन हो रहा है कि नहीं, या टेररिस्ट एक्टिविटी या पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा है, वो चेक करने के लिए ग्राउंड लेवल पे उन लोग वेरीफाई करेंगे। और आप तो जानते हैं पैसा कैसे जाता था। अब आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। एक एनजीओ को, वेस्ट बंगाल में एक एनजीओ को 2021 में पैसे आए थे ऑन द प्रिटेक्स के जो सेक्स वर्कर्स है कैलकाटा में, जिनका लाइवलीहुड खत्म हो गया बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, उसको मदद करने के लिए पैसा आ रहा है। और वो पैसा कहां गया? वो पैसा गया टू अ कार्डर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शन। और वो जो बैंक थी वो लंदन से 140 मील दूर एक छोटे से गांव में एक छोटी सी बैंक थी, जिसका नाम भी आप शायद नहीं जानते होंगे। यानी ऐसे टिम्बकटू में कोई अगर XYZ कोऑपरेटिव बैंक है, वैसी छोटी सी बैंक इन अ स्मॉल डेस्टिनेशन। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू मोर, यू आर एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट। इस तरह से पैसा, शेडी पैसा आने लगा था। ये अमित शाह के, अगर मेरे नजर में है तो अमित शाह ने इसके बारे में बहुत ज्यादा ही इन डेप्थ निकाला होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, देयर इज नो टू डाउट्स। इस तरह से पैसा जो आ रहा था उसको रोकने के लिए ग्राउंड लेवल एक्टिविटी, यानी अब वेरिफिकेशन होगा कि भैया आपने प्रोस्टिट्यूट को दिए हैं या किसको पैसे दिए हैं।
तो पता चलेगा भैया प्रोस्टिट्यूट्स को नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को पैसा जा रहा है। सो दिस इज वन स्टेप, यानी ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन। तीसरी चीज सबसे अच्छा है कि डोनर्स का वेरिफिकेशन होगा। ये इसके अंदर थोड़ा लैक्यूना है क्योंकि डोनर्स का केवाईसी होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, आई गिव यू बैकग्राउंड। अभी जॉर्ज सोरोस ने बोला कि आई एम गोइंग टू फंड $1 बिलियन टू चेंज द गवर्नमेंट इन इंडिया, यहां से फासिस्ट गवर्नमेंट को निकालना है, और उसने फंडिंग किया है। आप जानते बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिसको जॉर्ज सोरोस का पैसा मिला है, इंक्लूडिंग वन वेरी सीनियर लॉयर, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, उसके एक एनजीओ को भी मिला है। तो वो पैसा रोकने के लिए अब जॉर्ज सोरोस का नाम आया, तो जॉर्ज सोरोस और उसके लिंक्ड जितने भी लोग हैं उनसे पैसा आ रहा होगा, तो इट कैन बी स्टॉप्ड, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इतने सारे एनजीओज है, यहाँ लाखों एनजीओज है। इंडिया ऐसा देश है जहां एनजीओ का रेशियो, देयर 3 एनजीओ फॉर 1 सिटीजन। इमेजिन दिस इज द सिचुएशन, इतने एनजीओ बना के रख दिए हैं। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि पैसा अगर आ रहा है, पहले गवर्नमेंट ने किया था, अमित शाह जी जब आए उन्होंने क्या किया था कि सबके एफसीआरए अकाउंट विल बी विद एफसीआरए ब्रांच इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो वहां अगर पैसा आ रहा है, अगर मैं पैसा दे रहा हूं इंडिया के बाहर से, मैं 50 लोगों को पैसा दे रहा हूं, तो पता चलेगा सुमीत मेहता 50 को दे रहा है, उसमें से एक शेडी ऑर्गेनाइजेशन निकला, दूसरा 49 ऑर्गेनाइजेशन को पटाख से इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। उसके ऊपर आप जानते हैं धमाल कितना हुआ था, कितने लोगों ने बोला कि अकाउंट ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ऐसा वैसा ये वो, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू डिस्क्लोज कि पैसा कहां से आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा पैसा जर्मनी से आया है, और दूसरा सबसे ज्यादा पैसा स्कैंडिनेविया से आया है। ओके, और वो भी वहां के पर्टिकुलर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के तरफ से पैसा आया है। इट कैन बी यूज फॉर गुड पर्पजेस, इट कैन बी यूज फॉर द बैड पर्पजेस ऑल्सो, जो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन वो होम मिनिस्ट्री, एफसीआरए डिपार्टमेंट और ईडी को ही पता होगा ज्यादा डिटेल में हमसे। सो द पॉइंट इज कि ये रोकने के लिए, सबसे पहले ट्रैक करने के लिए एफसीआरए ब्रांच का ये किया, तो सब एनजीओ ने उसको अपोज किया। सो नाउ अमित शाह जी हैज ब्रॉट इन दिस कि अब आपको डोनर का डिटेल्स देना पड़ेगा एंड वी विल वेरीफाई द डोनर। लेकिन इसके अंदर केवाईसी जरूरी है, क्योंकि एक ही डोनर अगर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, उसका एक यूआईडी जैसा कोई कोड होगा, जैसे पैन नंबर या समथिंग, जैसे एफआईएस के लिए है। इंडिया में जितने एफआईआईज है, एफडीआई फंड्स है, सबका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है विद सेबी एंड आरबीआई। उस तरह से जरूरी है कि एफसीआरए में सब डोनर्स का रजिस्ट्रेशन हो, सो दैट इट कैन बी ट्रैक्ड वेरी इजीली। प्लस उनका भी रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी होना चाहिए कि वो जो डोनर है उसने इंडिया में कितने एनजीओ को डोनेट किया है, कितना पैसा डोनेट किया, उसके एक्टिविटी का रिपोर्ट आना चाहिए। ये अभी तक हुआ नहीं, लेकिन आई एम श्योर कि आगे चल के ये भी होगा। सो ये बहुत अच्छा काम हो गया है। सुमीत जी, आपने बड़ी कंस्ट्रक्टिव सजेशन दी है कि एक एंडलेस काम है, उसके अंदर आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंसेस के लिए भी, कि आपने फ्लैग ऑफ किया है कि डोनर की स्क्रूटिनिटी शुरू हो रही है, पर जो पूरा केवाईसी है उसका कीजिए। क्योंकि मैं अगर आपकी बात की इंपॉर्टेंस समझ रहा हूं, तो उसमें एक तो ये हो जाएगा कि आप कितना भेज रहे हैं, तो आपके अमाउंट्स क्लियर हो जाएंगे, किस किस को भेज रहे हैं पूरी चेन क्लियर हो जाएगी, और आपके रिलेशंस भी दिख जाएंगे किस किस वजह से भेज रहे हैं। तो वो पूरा एक 360 डिग्री सर्वे ऑफ डोनर। अब जर्मनी से क्यों सबसे ज्यादा आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है ये कि जर्मनी में से क्यों आ रहा है, स्कैंडिनेविया से क्यों आ रहा है, किन देशों से आना चाहिए, पर अगर किसी अनएक्सपेक्टेड देश से आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो ये एक डोनर प्रोफाइलिंग मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और आई एम श्योर जैसे आप भी कह रहे हैं कि सरकार स्टेप बाय स्टेप उसको टाइट ही करेगी। ये लर्निंग प्रोसेस है ईश्वरन जी, जैसे जैसे सीखते जाते हैं, गवर्नमेंट इज ऑल्सो ग्रैपलिंग विद सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, तो दे लर्न इट द हार्ड वे आउट एंड देन दे कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग इट। तो ये जो चीजें की है, उसके बाद में जिस तरह से आपने देखा बीच में थोड़े टाइम पहले, 1-1.5 महीने पहले, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पैसे विड्रॉ हुए, 100 से ज्यादा डेबिट कार्ड से 92 करोड़ विड्रॉ हुए। ओके, और जो छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन चर्च लिंक नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए थे। अब दिस वाज अ लूप होल, बहुत स्मार्ट लूप होल है, क्योंकि कोई बंदा इंडिया में आएगा डेबिट कार्ड लेके, कोई भी फॉरेनर इंटरनेशनल ट्रैवल कार्ड, डेबिट कार्ड लेके आएगा, करेंसी कार्ड लेके आएगा, और वो यहां से विड्रॉ करते रहेगा, बाहर से वो टॉपअप होते रहेगा, यहां आप विड्रॉ करते जाओ, और 100 नोट 200 नोट की लिमिट होती है, आप विड्रॉ करते बैठो, आप डिस्ट्रीब्यूट करते बैठो, कौन आपको रोक सकतेगा। और सी, देश इतना बड़ा है अपना, एंड वी आर अ लिबरल डेमोक्रेसी। सी, सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव, एंड एवरी पॉजिटिव एज अ नेगेटिव। और लिबरल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, ये मॉनिटरिंग इजी नहीं है। चाइना में जाओगे तो सब मॉनिटर हो जाएगा, अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन में होता था, इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से विड्रॉ करके 92 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किए, और ये पता कैसे चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर से पैसा आ ही नहीं रहा है।
एनजीओ के अकाउंट में पैसा दिख ही नहीं रहा है। पैसा कहां दिख रहा है? कैश में आया, कैश में निकल गया, कच्चे का पूरा काम चला है। यानी द थिंग इज दैट दे आर गेटिंग वेरी स्मार्ट। एंड हाउ डू यू ट्रैक? कल सुबह कोई बड़ा फॉरेन ट्रैवलर आए, कोई टूरिस्ट आए, वो भी विड्रॉ कर सकता है। मुझे एक बात ऐड करूंगा, ट्रैवलर क्यों आए, सिर्फ कार्ड ही पहुंचा दे यहाँ पे, अकाउंट से आप सिर्फ डेबिट कार्ड यहाँ पहुंचा दीजिए। तो जैसे आप बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा हाईलाइट कर दिया कि कितने डायमेंशन हैं फॉरेन मनी के, कि 50 करोड़ 90 करोड़, आई फॉरगॉटन द अमाउंट, इतना बड़ा पैसा अगर आप देहात में बांटें तो आप क्या क्या करवा सकते हैं पैसे के दम पे। एंड ऑल यू नीड टू डू इज सेंड अ डेबिट कार्ड टू इंडिया। उसके बाद तो पिन पे वेरिफिकेशन है, कौन सी वो फेस या कोई स्कैनिंग थोड़ी ना कर रहा है, जो भी डेबिट कार्ड डाल रहा है, जो भी पिन डाल रहा है, पैसा निकाल रहा है, तो उसको आने की भी जरूरत नहीं है। उसको आने की भी जरूरत नहीं है, कुरियर में भेज दिया, हो गया, बात खत्म। तो इस तरह से भी पैसा आ रहा है। और ये तो टोटल आरबीआई के सर्वेलेंस में ही नहीं आएगा। जो एनजीओ के बैंक अकाउंट में कोई भी आरबीआई, एफसीआरए किसी के सर्वेलेंस में नहीं आएगा। चैरिटी कमिश्नर या फिर अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, कुछ नहीं, डायरेक्टली पैसा रोकड़ा आया, रोकड़ा चला गया। यानी एनजीओ रखने की भी जरूरत नहीं है। आई कैन गिव इट टू अ हैंडलर ऑफ अ पर्टिकुलर टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर द वेज के इसके अंदर लूपहोल्स निकाल निकाल के इन लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो यूएपीए आया है और जिस तरह से एक्सपेंड कर दिया है रीच, सी आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन लॉ, एंड यूएपीए आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा नहीं है, यू नो, एंड यूड लाइक टू हियर योर टॉक अबाउट इट मे बी एट अ लेटर स्टेज। लेकिन यूएपीए इन्वॉल्व करके जिस तरह से उसको टेरर एक्टिविटीज के साथ लिंक करके, स्पेशली नक्सलाइट एक्टिविटीज के साथ लिंक करके जो किया जा रहा है, दैट इज अ वेरी गुड मूव। कि नाउ एनजीओ कैन ऑल्सो बी कवर्ड अंडर द टेरर लॉस। क्योंकि मैं अभी तक देख रहा था कि इट वॉज इकोनॉमिक टेररिज्म, इट वॉज पॉलिटिकल टेररिज्म, लेकिन एक्चुअल टेररिज्म जो है जिसमें मार कटाई होती है, उसमें जब एनजीओ आ जाते हैं तो उसके गवर्नेंस के लिए जो रूल्स लाए, दिस इज अमेजिंग। अब तक सिर्फ इकोनॉमिक टेरर देखा है हमने, पॉलिटिकल टेरर देखा, लेकिन ये हम लोग ने देखा नहीं था। ये भी आज देख रहे हैं हम लोग। ईश्वरन जी, नहीं, इस अमेंडमेंट में एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनजीओ की जगह जो की फंक्शनरीज हैं उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने वाले हैं। तो जो एक इंडिविजुअल लाइबिलिटी है ना, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि संस्थाओं के नाम बदलते रहते हैं, की प्लेयर सेम रहते हैं। तो अब जो डायरेक्टर है, जो उस एनजीओ के अंदर या जो भी इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं उसमें पार्टनर है, डायरेक्टर है, की प्रिंसिपल एम्प्लॉई है, जैसे आप चेक बाउंसिंग केसेस में देखते हैं डायरेक्टर को, कि इंडियन लॉज में आप लगा रहे थे, बट इतने बड़े पैसे में एंड में आप इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे थे, वो बहुत जरूरी है। या अब आपके एसेट, अगर आपका लाइसेंस जो आपने शुरू में कहा कैंसिल हो जाए, तो उससे जो आपने एसेट्स बिल्ड करे हैं, वो एसेट सीजर की पावर्स आ गई हैं कि पैसा लगाया कहाँ पे है। क्योंकि अब पैसा यहाँ पे खोलने में लगा दें, और पूरा बॉर्डर स्टेट में असम में कितना काम हुआ है कि किस तरह मदरसा आ रहे हैं, किस तरह बन रहे हैं, कौन बना रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है। यूपी में भी जांच हुई थी, सर्वे हुए थे, क्या पैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जो जेन्युइन है, रजिस्टर्ड है, क्लीन मनी ला रहे हैं, दिखा दीजिए, और जो नहीं है वो फिर आइडेंटिफाई हो जाएंगे और एज पर लॉ आप उस पर ऐड करवा रहे हैं। तो ये सारे लॉ से टीथ तो आ रहे हैं, नहीं तो अगर लॉ ही नहीं था और ये प्रोविजंस ही नहीं थे तो आप एक्शन कैसे लेते। इसमें उष्करन जी बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि जिस तरह से वेरिफिकेशन की जरूरत है। इसमें दूसरा आपने जो कि एनजीओ के नाम बदलते जाते हैं लेकिन की फंक्शनरी सेम रहते हैं, ये भी संज्ञान में आया है होम मिनिस्ट्री के, एफसीआरए डिपार्टमेंट के, कि एनजीओ, एक एनजीओ है जिसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, उसके जो की फंक्शनरी है वो दूसरे एक एनजीओ में घुस गए हैं और वहां उन लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स बन गए हैं और वहां से उन लोगों की एक्टिविटीज चल रही है। यानी आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला। तो नाउ होम मिनिस्ट्री एफसीआरए डिवीजन ने दूसरा किया कि आपके जो प्रोजेक्ट्स है उसका भी वेरिफिकेशन होगा और की फंक्शनरीज का वेरिफिकेशन होगा। और इसके अंदर क्या होता है, दूसरी चीज है, बहुत सारे एफसीआरए वाले एनजीओ है ना, वो दे आर यूज्ड एज एंट्री। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट एंट्री बिजनेस है, आप तो जानते हैं बिकॉज यू आर अ सीनियर लॉयर। लेकिन मेरा लाइसेंस नहीं है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास पैसा आ रहा है बाहर से, वो लोग बोलेंगे भैया इन लोगों को तुम्हारे टीम में बिठा दो, वो लोग जो खर्चा करेंगे तुम तुम्हारे यहाँ हिसाब में दिखा दो। अब जब वेरिफिकेशन होगा पता चलेगा ये लोग तो ये वाला काम कर रहे हैं, या फिर ये लोग वहां एनजीओ में थे, जो एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो उन लोग अब यहाँ बैठने लग गए। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स बट यू आर श्योर, आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। तो ये सब रुकेगा। और प्लस दूसरा जो डॉर्मेंट एनजीओ बना के रखे विद एफसीआरए लाइसेंस के, जब जरूरत पड़ी तो हम लोग 5% लेके हम लोग अपना काम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 5% मिल रहा है सिर्फ एनजीओ जिंदा रखने के लिए, बाकी 95% आप रख लो। तो वो भी एक बहुत बड़ा
बदलाव लाया है गवर्नमेंट ने। इसमें और एक बड़ी चीज है, सोशल मीडिया अकाउंट्स। आई गिव यू 3 एग्जांपल्स, एक पेटा, एक एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये 2 सबसे बड़े हैं। पेटा राखी के वक्त क्या डालेंगे कि गाय को मत काटो, गाय के चमड़े से राखी बनती है ना। व्हाट काइंड ऑफ स्टुपिडिटी, किस तरह की बकवास बातें करते हैं। आपने और मैंने दोनों ने बचपन से राखी पहनी है, हमारी बहनों ने हमें बांधी है, उसमें कौन सा चमड़ा होता है? या तो कॉटन होता है या तो सिल्क का धागा होता है। उसमें प्रोपागेंडा कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि आपका एफसीआरए, अगर आपका एफसीआरए है तो आपका सोशल मीडिया हम लोग वेरीफाई करेंगे कि आप प्रोपागेंडा तो नहीं रन कर रहे। मैं सोशल मीडिया में एक और बात जोड़ना चाहूंगा, जो आपने बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ राखी नहीं, आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन सा हिंदू त्योहार है, कौन से हमारे कल्चर का हिस्सा है या संस्कृति का हिस्सा है या धर्म का हिस्सा है जिसको अटैक नहीं करते अलग अलग शब्दों से इन सोशल मीडिया हैंडल से। अब एक लंबी लिस्ट कीजिए। दिवाली, भैया पोल्यूशन ही पोल्यूशन करती है और कुछ होता ही नहीं है, या फिर एनिमल्स डर जाते हैं या पटाखे चलाते हैं, आप उसके आगे बढ़िए। राखी, आपने बोला कि चमड़े का प्रोपेगेंडा कर देंगे, या फिर पेट्रियार्की है, क्यों भाई बहन क्यों बांधती है, क्या उसको जरूरत है प्रोटेक्शन की, यही करवा चौथ में पेट्रियार्की है। हस्बैंड क्यों नहीं करता है, यही आप दही हांडी तक में बोल देंगे कि बड़ा रिस्की है, आप जाके दही हांडी कर रहे हैं। या आप अगर कोई मतलब आप लंबी लिस्ट निकाली जाइए, होली के अंदर वो कर देंगे पूरा उठा के कि आप पूरा अगेन पोल्यूशन कर रहे हैं। किस होली के अंदर ये कर देंगे कि कोई छेड़छाड़ कर देगा, मॉलेस्टेशन हो जाएगी। अरे भैया लोग अपने परिवारों में अपने सर्कलों में खेलते हैं, कौन जाके ऐसी जगह। तो ये मतलब यू फाइंड आउट वन फेस्टिविटी जिसके अंदर ये कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ना कर दें और सोशल मीडिया अकाउंट से उसको एम्पलीफाई ना कर दें, जबकि किसी और धर्म का त्योहार है तो सिर्फ बधाई होती है या मुबारक होती है। हिंदू धर्म के अंदर आपको लेक्चर के साथ, प्रिकॉशंस के साथ, दिवाली में ये स्वीट्स खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, और बाकी किसी त्योहार में जरूर खाइए, भोजन कीजिए, तभी आपका त्योहार बनेगा। तो ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है, पर आपने मेंशन किया तो मुझे बोलना जरूरी लगा कि किस तरह इन्होंने ये व्यापक वे में फैलाया हुआ है। ये पेटा का है। उसके बाद में आप एमनेस्टी इंटरनेशनल देखिए, आर पटेल इज ओवर देयर। जितनी बार टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के लोग पकड़े जाते हैं, टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, उसके लिए ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स की बातें होती है। लेकिन अपना सोल्जर, जो अपना एक जवान है जो कश्मीर में मारा जाता है ओके सुरक्षा के लिए, उसके बारे में कभी भी बात नहीं होती, क्योंकि ये सब फंडिंग है। और सबसे मजे की बात है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को यहाँ पैसा आया था एज कंसल्टिंग फीस, नॉट इवन एज डोनेशन। How can a NGO which is registered as a private limited company get money and then they do this kind of activities? तो ये काफी घपले हैं इसके। पेटा में भी सेम टाइप का है कि पैसा किस तरह से। ग्रीन पीस में एनवायरमेंट का क्या काम चल रहा है? सिर्फ जहां प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो रहा है। तो अब जब ये सब आएगा, ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन, उनका सोशल मीडिया पैटर्न समझना, तो उसके ऊपर लगाम लगेगी कि उन लोगों का प्रोपेगेंडा जो है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक एनार्किस्ट प्रोपेगेंडा है, डेवलपमेंटल रोकने के लिए, वो सब भी धीरे धीरे कर्व होने लगेगा। तो दैट इज अ वेरी गुड मूव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। रियली वी नीड टू अप्रिशिएट द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस। वही, क्योंकि जैसे हमने टॉपिक किया तभी मैं आपके व्यूज चाह रहा था, क्योंकि आप इसको डीपली समझते हैं और ऑडियंसेस को समझ आए, क्योंकि अभी बहुत लंबे प्रोटेस्ट शुरू होंगे। यहाँ पे ये शुरू होगा कि अरे इस एनजीओ का पैसा रोक गया तो गरीब बच्चों को एजुकेशन नहीं हो पा रही, या ये शुरू होगा कि ये रोक दिया गया तो जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के काम में बाधा आ रही है, या ये मेडिसिन नहीं पहुंच पा रही हैं। तो वो पूरा भी मोटिव स्टोरीज चलेंगी, इसका विरोध चलेगा, प्रोटेस्ट चलेगा। पर आपको समझना है कि ये जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, आप बताइए ना, मैंने इतनी दवाइयां ली, यहाँ बांटी दवाइयां, आप एनजीओ हैं तो आपको तो चेक से खरीदनी है, पेमेंट करनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करी है वो कीजिए, तो सब ताली बजाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे। बट आप उसके नाम पे पैसा बना के राउंड ट्रिपिंग करें या उसको कैश में विड्रॉ करें, क्योंकि जो पिछली बार अमेंडमेंट आई थी उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आई थिंक 50% से रिड्यूस कर दी थे, मैक्सिमम 20% तक कर सकते हैं। यस, 20% कर दिया था ना। हाँ, तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पे आप लोगों को सैलरी पे रख लें जिनका कोई काम नहीं है, वाइनिंग कीजिए, डाइनिंग कीजिए। वो एक आपके गुजरात के अंदर ही जिस एनजीओ ने बहुत काम किया था गुजरात राइट्स के बाद, वो क्या वाइन बिल्स निकल रहे थे, बढ़िया बढ़िया वाइनें पी जा रही थी। तीस्ता सेतलवाद का गड़बड़ था वो। क्या बढ़िया वाइन्स चल रही थी एनजीओ के, या पीजिए वाइन, कोई गलत बात नहीं है, भारत में वाइन अलाउड है, गुजरात में नहीं है, जहाँ पे मिलती है पीजिए जरूर। नहीं है।
हाँ, गुजरात में तो मैंने छोड़ दिया, गुजरात में नहीं। ठीक है, मुंबई में आप पीजिए, आपको अलाउड है, बट एनजीओ के पैसे से और प्रोपेगेंडा करते हुए तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं ये भी रोके गए। तो एक होलिस्टिक प्लान अगर मैं बोलूं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है, और जिसमें आपने बोला है कुछ और स्टेप्स भी जरूरी हैं डोनर को लेके, तो वो आई थिंक एक सही दिशा में जा रहे हैं कि हम अनरेगुलेटेड मनी जो भारत में पंप इन हो रही है उसको रेगुलेट करें कि वो सही जगह जा रही है। सही बात कहा आपने, वो अनरेगुलेट को जितना रेगुलेट कर सके, अब 20% है, पहले 50% था, तो बहुत सारे एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट तो थे, उसको भी उन लोग ने एनजीओ के पेरोल में रखा था, आप यहाँ बैठ के अपना काम करते रहो, आपको एनजीओ के थ्रू पैसा मिलेगा। अब वो भी अटक गया है क्योंकि अब 20% के ऊपर, लेकिन उसके अंदर लूपहोल निकाल ली है कि एंट्री का धंधा, हम लोग यहाँ पैसे खर्च करेंगे और वो पैसा आप रोकड़े में इसको दे दो। इस तरह का काम भी चल रहा है। थोड़े बहुत एनजीओ है जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को संभालना, उनको भी पेरोल पे रखना पड़ेगा, नहीं तो उन लोग प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। दे आर नॉट एक्चुअल सोशल वर्कर्स, दे आर प्रोपेगेंडिस्ट। तो ये सब अब ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन होगा तो ये सब धीरे धीरे ब्लॉक होने लगेगा। जी जी जी, नहीं बहुत जरूरी है, और चोर पुलिस का खेल है, जितना कड़ाई हो सख्ती होती है, जैसे आपने बोला आपको जो उसमें नया निकाल लिया है कि हाँ भाई हम काम कराएंगे, बट तब भी आप स्क्वीज कर करके जितना कम कर सकते हैं उतना तो कर रहे हैं। थैंक यू सुमित जी, आपने टाइम निकाला और ये सारा समझाया कि कितना जरूरी है ये फाइनेंशियल जो कमर तोड़नी है, ताकि टेरर, कन्वर्जन और रिजीम चेंज तीनों पे एक साथ हम वार कर पाए, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ईश्वरन जी, आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल पे, थैंक यू वेरी मच।